नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च होगा आदित्य L1। ये आप देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतार कर भारत के स्वर्णिम इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के बाद उत्साह से लबरेज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल को भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, इसरो ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया में पोस्ट में कहा कि वेधशाला को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट एक के पास की कक्षा में ले जाने के लिए PSLV C57 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। इसमें ये भी आप लोग याद रखिएगा। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेब बैंड में फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करने में मदद करेगा। और आदित्य एल को L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। और आप देखिए L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। और आप देखते हैं कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु एक की पास की कक्षा में रखा जाएगा। और लैंग्वेज बिंदु का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। और इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्वेज के नाम पर रखा गया है। और आप देखिए यान को 15 लाख किलोमीटर की दूर ले जाने के लिए उड़ान भरेगा PSLV C57। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? आप देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना, कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों में के बड़े पैमाने पर विस्फोट का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझना भी आप देखते हैं कि इसका उद्देश्य है। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप देखते हैं 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है। पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार है, एक केंद्र सरकार कर रही है जो बिहार में जातिवार जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है केंद्र सरकार ने कि कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार है। जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की गणना भी होनी चाहिए कि इस जाति की इतनी संख्या है। और कहा जाता है कि इसके पक्ष में हैं बहुत सारे लोग, इसके विपक्ष में हो, जो पक्ष में है वो बोलते हैं कि इससे नीतियां बना पाएंगे, उनकी स्थिति का पता लगा पाएंगे कि उनकी स्थिति क्या है, उन्हें किन कार्यक्रमों की जरूरत है, उनकी समस्याएं किस तरह से हैं, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है। और जो विरोध करते हैं वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, दोनों में लड़ाई बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। हर 10 साल में आप देखते हैं कराई जाती है। चारा घोटाला 53 अभियुक्तों को सजा और 35 बार आप देखें आरोपित बरी हुए हैं। संयुक्त बिहार के 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के रांची स्थित डोरंडा कोषागार से संबंधित मामले में सोमवार को CBI कोर्ट ने रांची की पूर्व विधायक भाजपा नेता गुलशन आजमानी समेत 53 अभियुक्तों को 2 से 3 वर्ष तक की सजा सुनाई है। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। 9 वर्षों में दिखने लगा परिवर्तन का नया दौर। और आप देखिए 51,106 अभ्यर्थियों को PM ने रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय सशक्त बल में रोजगार पाने वालों को दिया अमृत रक्षक नाम। और समझाए विकास UP मॉडल, कम हुआ अपराध तो बढ़ने लगा निवेश। आप देखेंगे
और जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना था उन्होंने किया गुमराह। केंद्र ने अनुच्छेद 370 का बचाव करने वाली पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट में घेरा, कहा कि वे इसे विशेषाधिकार बताकर उसके लिए लड़ने को कह रहे हैं। ये आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख दो हिस्सों में बांट दिया गया ना इसे, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। रिलायंस के निदेशक मंडल में नई पीढ़ी शामिल, ईसा आकाश और अनंत को दी गई जगह, नीता अंबानी का इस्तीफा। मुकेश अंबानी 5 वर्षों तक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। ये आप देखेंगे, अंबानी परिवार की बात हो रही है। अल नीनो का असर, अगस्त में 34% कम हुई वर्षा। अल नीनो के असर से अगस्त में अब तक औसत पूरे देश में 34% कम वर्षा हुई है। वर्तमान मानसूनी मौसम में जुलाई तक की 7% अधिक वर्षा का ग्राफ भी 10% कम हो गया है। और महीने के बाकी दिनों में भी पर्याप्त वर्षा के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसका असर खरीफ की फसलों पर पड़ सकता है। और वायु प्रदूषण हुआ खतरनाक, 5.3 वर्ष तक घटा रहा है उम्र। वायु प्रदूषण का ज्यादा स्तर लोगों की कम उम्र पर बुरा असर डालता है। और देश में रह रहे लोगों की औसत उम्र 5.3 वर्ष कम आई है। और वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 5 वर्ष का था। और आप देखते हैं कि एनसीआर में रहने वालों की उम्र औसतन 11.9 वर्ष तक घट गई है। इतने साल कम जिएंगे अब, समझ रहे हैं आप लोग। तो वही देखने को मिलेगा। दिल्ली शराब घोटाले में घूसखोरी में ईडी अफसर पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये आप देखते हैं, दिल्ली शराब घोटाला जो हुआ था ना मनीष सिसोदिया, उसी में आप देखते हैं कि अंदर भी हैं जेल में। आप देखते हैं कि इन पर भी कार्रवाई हुई थी। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विमान में उखड़ी बच्ची की सांसें, डॉक्टरों ने बचाई जान। बेंगलोर से दिल्ली आ रहे विमान में एम्स के 5 डॉक्टर बने जीवन दाता। 15 मिनट में नहीं मिलती चिकित्सा तो क्षतिग्रस्त हो जाता मस्तिष्क का हिस्सा। सराहनीय पहल है। जान बचाने से ज्यादा और पुण्य का काम क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। G20 देशों में काम कर चुके शेफ बनाएंगे विदेशी मेहमानों का व्यंजन। भोज्य पदार्थ तैयार करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में ऐसे शेफ की दी जा रही प्राथमिकता। ये आप सभी जानते हैं कि G20 की बात हो रही है। और दिल्ली से जुड़ी खबरें, G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि एक संगठन है ना ये, और इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन आपको देखने को मिलेगी। और दिल्ली की बात करें तो आप देखिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। तीनों विधेयकों के कानून बनने पर 2 वर्ष से अधिक समय तक नहीं चलेगा कोई केस। संसद की स्थायी समिति कर रही है विचार। शीत सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का नया माध्यम बनकर उभरी क्षेत्रीय परिषदें। ये आप देखेंगे, होम मिनिस्टर साहब आप देखेंगे कि जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है ना, उसकी 26वीं बैठक में भाग लिया है इन्होंने। चलिए ये भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि मोदी से फोन वार्ता में बोले पुतिन, G20 बैठक में आने में असमर्थ हूं। सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सरगेई लावरोव करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की। और आप देखते हैं रूस की बात करें तो ये रूस देखने को मिलेगा। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, रूस यूक्रेन में, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। भारत को रूस तय समय पर करेगा S-400 की आपूर्ति। रूस की ओर से इसकी आपूर्ति अगले वर्ष के अंत तक होने की बात की जा रही है। अच्छी बात है। आप देखिए, ये आप देखिए कि विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की भी बात हो रही है। ये हरियाणा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में भी 20% कोटा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की। पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी के पदों पर आप देखते हैं कि था। ये आप देखिए, हरियाणा चलते हैं एक बार।
हरियाणा। एक आप देखते हैं कि राज्य है ना हरियाणा, ये आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, देख लीजिए। और आप देखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है। देश की नई पीढ़ी भाषाई रूप से होगी समृद्ध, और एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बच्चों को स्कूली स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ाने का रोड मैप तैयार हुआ। राज्य और छात्र अपनी पसंद से कर सकेंगे पढ़ने वाली भाषाओं का चयन, और 8वीं से 10वीं तक ही पढ़ने होंगी 3 भाषाएं देखने को मिलेंगी। चलिए, यह मिलेगा फायदा। इस पहल से देश की नई पीढ़ी जहां भाषाई रूप से समृद्ध होगी, वहीं उनके लिए अवसरों के भी ढेर सारे द्वार खोलेंगे। मातृभाषा में शिक्षा मिलने से ऐसी प्रतिभाएं भी निखर कर सामने आएंगी जो अभी भाषा की दिक्कतों के चलते बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, और इससे भाषाओं की समृद्धि भी बनी रहेगी। ये भारत और बांग्लादेश की बीच ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई है। ये आप देखिए, बांग्लादेश है 1971 में बना था इंदिरा गांधी के समय, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती हमारी बांग्लादेश से। भूजल निगरानी को 10 राज्य डिजिटल सेंसर लगाने को तैयार हैं, और केंद्र सरकार की पूरे देश में डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड लगाने की योजना के प्रति राज्यों ने दिखाया उत्साह। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक ने अपने स्तर पर 12,000 DWLR लगाने का दिया प्रस्ताव। और आप देखेंगे कि इसमें आपको 32,000 रिकॉर्डर स्थापित करने की तैयारी है। जल के स्तर से लेकर उसकी गुणवत्ता तक की हो सकेगी निगरानी, ऐसे होगी निगरानी। केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्तमान में 26,000 भूजल निगरानी कुओं के नेटवर्क पर आश्रित है। इनसे टेक्नीशियन अपने कौशल के आधार पर भूजल के स्तर को मापते हैं, और केंद्र सरकार इन सभी कुआं में डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर लगा रही है, और जिन्हें कुओं में स्थापित पीजोमीटर से जोड़ा जा रहा है, और पीजोमीटर ही जल का स्तर मापते हैं। रिकॉर्डर डिजिटल तरीके से डाटा मॉनिटरिंग केंद्र को स्थानांतरित भी करेंगे। ये आप देखिए राजनीति की बातें हैं, और 2024 में आप देखते हैं कि क्या है, लोकसभा चुनाव है। और टोटल सीटें कितनी हैं लोकसभा में? 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वही चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप, कुछ भी आप देखते हैं राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए चलता रहता है। तो इतना आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में गड़बड़ झाला, 65 लाख से ज़्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। ये आप लोगों को एक सवाल मुझे यहाँ पूछना है आप लोगों से, आयुष्मान योजना के बारे में बता देता हूँ आपको, यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप देखते हैं कि क्या होता रहता है, घोटाले तो चलते रहते हैं, हमारे देश की परंपरा बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना को 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मौजूदा समय में इस योजना से कई राज्य सरकारें भी जुड़ चुकी हैं। इस योजना के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, देश में 1 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना, और दूसरा 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। दरअसल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। विज्ञान को चंद्रमा की सतह पर मिला 4 मीटर गहरा गड्ढा, बदला गया रास्ता। आप देखेंगे चंद्रयान 3 सफल हो चुका है ना, तो उसी की बात हो रही है। पशु ही नहीं, प्रतिबंधित मांस व खाल की भी सीमांचल के रास्ते तस्करी हो रही है, देख लीजिए। हमें स्वार्थ नहीं, कुटुंब के लिए जीना है, मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख है ना, अभी आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखिए 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे। सफर परियोजना में आईआईटीएम विज्ञानी के खिलाफ दूसरा केस दर्ज हुआ है। गुरफान बेग और अन्य के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। निविदा में नियमों और शर्तों को कमजोर करने का आरोप लगा है इन पर। किसने जन्मभूमि के पास अवैध बस्ती हटाने की याचिका का सुप्रीम निपटारा। याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत ने राहत मांगने की दी छूट। कहा
जब केस दीवानी अदालत में है तो अनुच्छेद 32 के तहत राहत कैसे दे दें। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो आप देखते हैं कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा। प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति। 1 सितंबर को दोहरे हत्याकांड मामले में सजा पर होनी है बहस। 1995 के दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था ना मामला, उसी की बात हो रही है। खेल खेल में बच्चे बनेंगे भाषा के खिलाड़ी, कौशल में भी होंगे कुशल। ये आप देखिए, डिजिटल ई बुक प्रोजेक्ट के साथ हिंदी अध्यापक विजय चावला। हरियाणा के कैथल में हिंदी के अध्यापक का नवोन्मेष। खेल फिट किट बनाकर आसान किया भाषा का ज्ञान। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखेंगे कि शारदा चिटफंड घोटाले क्या है। इसमें आप देखते हैं कि इन पर शारदा समूह की कंपनियों से अपराध से अर्जित धन हासिल करने व इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। शारदा समूह 2009 से 2013 के दौरान न्यायिक प्राधिकरणों से किसी भी उचित अनुमति के बिना पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में निवेशकों से बड़ी राशि की अवैध वसूली में लगा था। समूह ने जनता से जुटाए गए धन को प्रवर्तकों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया था। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। दुविधा से बाहर निकलने में नाकाम कांग्रेस। अब आप देखिए, राष्ट्रीय फलक पर भाजपा के उभार के बाद नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी धर्म संबंधी मामलों को लेकर संशय से ग्रस्त नजर आती है। चलिए अब आप देखेंगे, राजनीतिक आर्टिकल है तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि राजनीतियों के बारे में हम लोग बहुत बात करते रहते हैं और जब मन हुआ करे बता दिया करिएगा, बात कर भी लेंगे। महंगाई का निकालना होगा स्थायी हल। याद देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर से दोहराया कि महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। यदि आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाना है तो महंगाई को थामना जरूरी है। जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि महंगाई की दर 4.8% थी, जबकि जुलाई में तेजी से बढ़कर 7.44% हो गई है। टमाटर, प्याज, मटर, लहसुन, अदरक जैसी सब्जियों की कीमतें पिछले कुछ महीनों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। सब्जियों में आप देखिए 37%, मसालों में 22%, अनाज में 13%, दूध में 8.3% के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमत 1400% से अधिक बढ़ गई है। हालांकि जुलाई आप देखते हैं कि 2023 में धातु और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा आदि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण कोर मुद्रास्फीति घटकर 5.1% रह गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित उत्पादों में से खाद्य पदार्थों एवं पेट्रोलियम उत्पादों को हटाकर जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। और महंगाई में उछाल खाद्य उत्पादों में होने वाली कीमतें वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट की दर बहुत कम होने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि अगस्त में भी महंगाई की दर 6% से अधिक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मानना है कि अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के बीच महंगाई को नियंत्रित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति के अंतर्गत वर्तमान के रेपो रेट 6.5% में कोई परिवर्तन नहीं किया है और अगली मौद्रिक नीति में इसका कितना परिवर्तन होगा पर यह इस पर निर्भर करेगा कि महंगाई के कारण मांग पर कितना असर पड़ता है। मूल अनिश्चितता के कारण भविष्य के लिए निवेश और बचत पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ सकता है और बढ़ती महंगाई का प्रभाव वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशन भोगी, कम आय वालों, दैनिक आय अर्जित करने वालों पर अधिक आप देखेंगे होगा। और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे आय असमानता भी बढ़ती है। महंगाई को केवल प्रकृति की मार कहकर नहीं छोड़ा जा सकता है। नवीन भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ते कदमों के लिए मुद्रास्फीति हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव भी औसत भारतीय उपभोक्ता के जीवन यापन की लागत पर खास प्रभाव डालता है। कुछ खाद्य पदार्थों विशेष रूप से सब्जियों, अनाज और डेयरी उत्पाद जैसे आवश्यक वस्तुओं की मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होने के कारण भारत
कारण बाजार की शक्तियां अधिक लाभ उठाने के लिए कृत्रिम दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। बाजार के असंतुलन का लाभ लेने में सट्टेबाज हमेशा ही सफल रहते हैं, जिसके कारण कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी चीनी तो कभी सोना चांदी के आदि की कीमतें बढ़ने लगती हैं। महंगाई का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो, इससे पहले ही तत्काल प्रभाव से इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। हालांकि आगामी माह में त्योहारी सीजन को देखते हुए एवं आने वाले समय में कुछ राज्यों एवं 2024 के आम चुनाव के कारण सरकार कीमतों को कम करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। और आप देखेंगे कि भारत ने पिछले महीने गैर बासमती चावल एवं गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार गेहूं का आयात करने पर भी विचार कर रही है। इस संदर्भ में सरकार ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात एवं स्टॉक होल्डिंग पर प्रतिबंध लगाकर एहतियाती कदम उठाया। ये उपाय निकट भविष्य में कीमतों को नियंत्रित करने में मददगार होंगे। वैसे एक सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है, परंतु एक सीमा से अधिक अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। स्थायी विकास संरचना और खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप देखिए सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित ना हो। सरकार एवं नीति नियंताओं को दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक ऐसी समिति का गठन करना चाहिए जो बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए कीमतों के अनियंत्रित होने से पहले ही उचित कदम उठाए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले उपायों को पारदर्शी एवं नीति निर्माताओं को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति पर विभिन्न देशों को सामूहिक कार्यवाही करने की रणनीति भी बनानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय न केवल मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास हासिल करने के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। महंगाई विशेष रूप से आप देखिए खाद्य वस्तुओं की कीमतों को बाहरी झटकों से नहीं बचाया जा सकता है, मगर इसके लिए उचित प्रबंध कर उससे पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है। आरबीआई को मौद्रिक नीति में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ अपने बेहतर और पारदर्शी समन्वय को बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ उसे अधिक त्वरित बनाना होगा, और जिससे आप देखिए एक राज्य में फसल के खराब होने पर अन्य राज्यों से तुरंत आपूर्ति पहुंचाई जा सके। चूंकि शिक्षा और चिकित्सा की लागत भी बढ़ रही है, इसलिए आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए भी खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। याद देखिए लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं और डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहाँ आप देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट कहने का मतलब है कि आरबीआई जो बैंकों को उधार देती है ना, तो उसी ब्याज दर की बात हो रही है। मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है कि आप देखेंगे जो काम पहले आप लोग, मान लीजिए कि आप लोग टमाटर पहले 20 रुपए में खरीद ले रहे थे, अब उसी के लिए आप लोगों को 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि आप देखते हैं कि 1 किलो ही है, वजन तो 1 किलो ही है, लेकिन पैसा आप लोगों को ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी कि आपके पैसे की क्रय शक्ति घट चुकी है। तो ये इसीलिए कहता हूं कि आप लोग इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़िएगा, आपका बेस मजबूत होगा इससे। सकारात्मक विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, परंतु ये हमारी जीवन शैली के साथ हमारे शरीर और परिवेश पर भी प्रभाव डालते हैं। जिस व्यक्ति के विचार जैसे होंगे उसका प्रभाव मंडल भी उसी के अनुरूप होगा, और जब मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस विचार पर कार्य करने लगता है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। अब आप देखिए जो जीत का ठान लेते हैं, जीत का विचार ले आते हैं, वो जीत जाते हैं, और जो आप देखिए नकारात्मक छवि ले आते हैं, हारने की सोचने लगते हैं, वो हार जाते हैं। और कहते नहीं है कि वो अगर हमारे मन में कभी हार की बात भी आने लगी तो याद रखिए कि हम लोगों ने एक रास्ता हार का भी खोल लिया है। वित्तीय समावेशन की मिसाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल्कुल सही कहा है कि इस योजना से देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला दी है। और इसे क्रांति इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। जनधन योजना के तहत अधिकांश खाते उन गरीबों के जो बैंकिंग व्यवस्था से दूर हैं, उनकी भी आप देखिए पहुंच हो पाई है वहां। और आप लोगों को बताना है जनधन योजना के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसकी कब आई हुई थी, कब लॉन्च हुई थी ये योजना, ये बताइएगा। और आप देखें जनधन योजना के तहत अधिकांश खाते उन गरीबों और जो बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे। चूंकि इस योजना के तहत बिना किसी राशि के खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान की गई है, और इसलिए करोड़ निर्धन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में आसानी हुई है। जब यह योजना शुरू की गई थी तो ऐसे सवाल उठे थे कि आखिर जनधन खातों में पैसा कहां से आएगा। आंकड़े बता रहे हैं कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसका अर्थ है कि गरीब बचत कर रहा है और बैंकों की महत्ता भी समझ रहा है। जनधन खाते गरीबों
को केवल अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करने की ही सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे इन खातों के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष नगर हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के जरिए सहजता से प्राप्त भी कर रहे हैं। और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि पहले हर तरह की सरकारी सहायता का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए यानी कि भ्रष्ट तत्वों की जेब में चला जाता है। और जनधन योजना की एक उल्लेखनीय बात यही हुई कि लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं, और यह तथ्य भी ध्यान देने लायक है कि करीब 67% जनधन खाते गांव और छोटे कस्बों में खोले गए। इसका मतलब है कि यह योजना अंतिम छोर पर खड़े वंचित लोगों तक पहुंची है। जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ अन्य सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं। समझना कठिन है कि मोदी सरकार के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। करोड़ों लोगों की बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहने का केवल यही एक दुष्परिणाम नहीं है कि वे देश की समृद्धि से जुड़ नहीं पा रहे थे, एक दुष्परिणाम यह भी था कि करोड़ों लोग आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे। कोई भी देश समर्थ तभी बनता है जब उसका प्रत्येक नागरिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ता है। जनधन योजना निर्धन वर्ग को न केवल बचत के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी ले जा रही है। इस योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की आर्थिक प्रगति में भी सभी का योगदान है। वो अच्छा हो कि केंद्र की तरह सभी राज्य सरकारें यह समझें कि जन कल्याण की कोई भी योजना हो उसका कोई उद्देश्य निर्धन वर्ग को आर्थिक रूप से कम अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। ये चुनावी उपहार, यह मानसून का सीजन है, इस सीजन में वर्षा होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश से राजनीतिक फलक पर अभी चुनाव का मौसम है, वहाँ भी आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, छूट देने की बात हो रही है, महिलाओं को आप देखिए लाडली बहना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रक्षाबंधन पर भी आप देखते हैं पैसे की बात हो रही है। वहीं कांग्रेस आप देखते हैं कि बड़े बड़े वादे कर रही है। असफलता की जीवन का अंत नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए हो गया आर्टिकल है। देश का एक शहर कोटा लंबे समय से जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए प्रसिद्ध रहा है, वहीं अब वह बच्चों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याओं के लिए कलंकित हो रहा है। अभिभावकों को कोटा अथवा अन्य स्थानों पर कठिन परिश्रम कर रहे अपने बच्चों को हौसला और हिम्मत देनी चाहिए। अभिभावकों को उन्हें समझना और समझाना और खुद भी समझना चाहिए कि 2-4 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता ही जिंदगी का अभिष्ट नहीं है। जिंदगी इसके भी बहुत आगे तक है। सफलताओं पाने के लिए और भी रास्ते हैं और भी मंच है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद आप देखिए चंद्रयान 3 अभियान की सफलता से यह भी सीखने को मिलता है कि किस तरह से असफलता के तनाव से बाहर निकलकर अल्प समय में ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। एक एक अभियान पर सैकड़ों करोड़ रुपए के साथ साथ सैकड़ों विज्ञानियों की मेधा, श्रम, समय, संसाधन आदि लगता है। एक ऐसे देश के लिए जहां जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या भी अधिक है, जनहितकारी योजनाओं में धन की कमी बनी रहती है, वहां स्पष्ट है कि न केवल आर्थिक संसाधनों पर बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और मानवजन्य संसाधनों पर भी एक तरह का दबाव बन जाता है। संभव है कि चंद्रयान को आगे बढ़ाने के लिए अनेकानेक भावी योजनाओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया गया होगा और संभव है कि अनेक संचालित योजनाओं के बजट को रोककर इस महत्वाकांक्षी अभियान को सफलता की राह ले जाया गया होगा। ऐसे में आप देखते हैं कि विज्ञानियों पर सफलता प्राप्त करने का दबाव किस हद तक रहा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। सफलता का दबाव न केवल सरकार वरन विज्ञानियों पर भी रहता है। एक अभियान की असफल लैंडिंग का तनाव लेकर देश की अनेकानेक परेशानियां समस्याओं को जानते समझते हुए वैश्विक जगत में खुद को स्थापित करने के दबाव को लेकर भी हमारे विज्ञानियों ने महान उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने दिखाया है कि हम भारतीय महज कीर्तिमान रचने के लिए नहीं वरन दुर्गम को सहज बनाने, अलभ्य को सुलभ बनाने के लिए पूर्ण मनोयोग है, आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। हमारे विज्ञानियों ने दिखाया है कि एक असफल जीवन में संभावनाओं का अंत नहीं करती है, बस हमें ही अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। यही हौसला हिम्मत ही चंद्रयान के बाद विज्ञानियों को गगनयान और सूर्य मिशन के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी हौसले को असफलता के बाद सफलता पाने के जज्बे को हमें अपने बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। और आप देखिए हो सकता है और बड़ा कुछ मिलने वाला है। अगर आपको असफलताएं मिल रही तो घबराइए मत, ठीक है। ये भी कॉलम रहते पढ़ सकते हैं आप लोग। भूजल दोहन दशा में सकारात्मक बदलाव। भारत में भूजल का अत्यधिक दोहन होने से जल संसाधन पर खतरा मंडराने लगा है और वैसे इसके समाधान के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापक प्रयास किया है, जिसके परिणाम अब दिखने आरंभ हो गए हैं। भूजल निगरानी केंद्रों से प्राप्त हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल का पर्याप्त रिचार्ज होने से इसके क्षय होने की समस्याओं में कमी आई है। ये संकेत अच्छे हैं, फिर भी इस दिशा में आप देखिए सभी को निरंतर सजग रहना होगा। मानव स्वास्थ्य पर चिंताजनक प्रभाव की बात हो रही है। आप देखते हैं कि
आप लोग सभी जानते हैं कि एक समय आप लोग देखते थे कि भारी वर्षा होती थी और घर से आप निकलते थे, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। आज आप देखिए स्थिति बदलती जा रही है, तो उसी ओर ध्यान दिलाने की बात हो रही है। साड़ी पर शिखर वार्ता, खरी खरी तंज कसा जा रहा है, भत्ता और अनुदान बांटकर वोट की आस। ये पश्चिम बंगाल में आप देखिए शराबबंदी अपने अपने तरफ, ये छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए शराबबंदी की बात हो रही है, और बिहार में आप देखते हैं कि चल ही रही है। और महिलाएं काफी वोट भी देती हैं नीतीश कुमार को शराबबंदी के कारण। गणेश चतुर्थी पर लॉन्च होगी जियो की ईयर फाइबर सेवा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस का ऐलान। और 5G नेटवर्क और वायरलेस तकनीक के जरिए घरों दफ्तरों में मिलेगी बेहतर वायरलेस ब्रॉडबैंड। आकाश अंबानी ने जियो टू 5G डेवलपर प्लेटफॉर्म और जियो टू 5G लैब लॉन्च की घोषणा की। 20 करोड़ घरों और परिसरों में पहुंचने की योजना है। 1.5 लाख कनेक्शन प्रतिदिन देने का रखा लक्ष्य। 15 लाख किलोमीटर में फैला है जियो का ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अच्छी बात है। पराली से ईंधन बनाने में शीर्ष पर है रिलायंस। ONDC से 50,000 से ज़्यादा रेस्तरां जुड़े हैं फॉर डिजिटल कॉमर्स से। फ्लैक्स फ्यूल वाहनों पर लगे 5% GST, ये 2017 में आया हुआ था GST, ठीक है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने सोमवार को ये कहा है। SPMCIL ने दिया डाटा सेंटर निर्माण का ठेका। जुलाई में आप देखिए प्लास्टिक निर्यात 15% घटा। 1500 करोड़ का निवेश करेगी HOABL और HDFC कैपिटल। अदानी की कंपनियों ने किया डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन। बाजार नियामक सेबी की जांच में सामने आई जानकारी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद हो रही समूह की कंपनियों की जांच आप देखेंगे। एक तो सेबी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। PM जनधन योजना से देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति आई हुई है। आप देखें सीतारमन साहब कह रही हैं। 2014 में आप देखते हैं कि लॉन्च की गई थी ना। ये कब की गई थी बताइए, किस तारीख को की गई थी? 2014 में तो की गई थी, ये तो आपको मालूम होगा। ये आप देखिए 2030 तक 500 गीगावाट के पार जा सकता है अक्षय ऊर्जा क्षमता। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कह रहे हैं। ISO के महानिदेशक कह रहे हैं। ISO के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना ये। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ईरान पर दर्ज देशद्रोह का केस कोर्ट ने किया रद्द। ये आप देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके बुरे दिन आप देखते हैं कि चल रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर दागी कई मिसाइलें, 3 की मौत हुई है। आप देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है। ब्रिटिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीक समस्या से उड़ानें हुई प्रभावित। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने प्रांतीय कार्यवाहक सरकार को चुनौती दी है। MiG-29 ने लिया युद्धाभ्यास में भाग। मिस्र में काहिरा में एयरबेस पर युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में शामिल MiG-29 विमान देख सकते हैं इसमें। और आप देखते हैं कि 21 दिनों तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। इसमें मिस्र के अलावा अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं शामिल हो रही हैं। नवपाषाण काल की बस्ती की खोज। जर्मनी में माने के दक्षिण में 3,500 वर्ष पहले आधुनिक नवपाषाण काल की बस्ती की खोज की गई है। खुदाई स्थल से मिले मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा दिखाते शोधकर्ता रेमी मार्टिनो। और चकमक पत्थर की खोजों के लगभग 150 वर्ष बाद यहां इस बस्ती की खोज की गई है। अगले कार्यकाल के लिए बाइडेन को अधिक बुजुर्ग मानते हैं अमेरिकी। सर्वे में 77% लोगों ने 4 और वर्षों तक प्रभावित रहने का जताया शक। देखिए जापान के चंद्र अभियान में फिर आई अड़चन। 26 को होनी थी लॉन्चिंग, जिसे बढ़ाकर 28 अगस्त किया गया था। ऊपरी वातावरण में हवा की उपयुक्त स्थिति न होने से फिर टली लॉन्चिंग। ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे फॉक्सकॉन के संस्थापक टेरी गो। ये आप देख लीजिए, ये ताइवान यहां देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी, चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। भारतीय खेलों के वैश्विक सुपरस्टार बने नीरज चोपड़ा। लगातार
अपने प्रदर्शन से इतिहास से रच रहे हैं। भाला फेंक स्पर्धा के सभी बड़े खिताब भी जीते हैं इन्होंने। चलिए आप देखेंगे बेस्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और खेल का क्षेत्र है तो याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। हॉकी से लेकर एथलेटिक्स तक भारत का बजता डंका। खेल दिवस आज आप देखेंगे हॉकी के महान योद्धा थे ना ध्यानचंद के नाम पर भारत के हॉकी इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा हुआ है। तो 29 अगस्त को आप लोग मनाते हैं, ये आप देखेंगे। फ्लाइंग सिक्के के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह, ये सब आप लोग देखा करिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। ठीक है, ये आप देखें अंगद को एशियाई खेलों में शामिल करने का अनुरोध भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने खेल मंत्रालय से आप देखिए अंगद वीर सिंह बाजवा को। भुल्लर 5वें स्थान पर भारतीय गोल्फर हैं। गगनजीत भुल्लर सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करते हुए शुरुआती सेंट एंड्रयूज बेस चैंपियनशिप में 5वें नंबर पर रहे हैं। फीफा ने प्रतिबंध हटाया। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने सोमवार को श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। थाईलैंड को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम बनी विजेता, ये भी याद रखिएगा। ईगा स्वातेक ने प्राप्त की एक तरफा जीत। गत चैंपियन विश्व नंबर 1 ईगा स्वेता ने अपने यूएस ओपन खिताब की रक्षा का अभियान शुरू करते हुए देश के लिए बैडमिंटन खेलने को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने मांगी भीख। ये आप देखिए तीलू रोतेली व 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं पेमा, और समाज सेविका ने बढ़ाया मदद का हाथ। 1.20 लाख चंदा हुआ। 4 सितंबर को इंडोनेशिया में होने वाले पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में ये भाग लेंगे। चलिए, कई इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। देखिए ये आप देखिए अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो पढ़ लिया करिएगा। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई में हुई बातचीत। ये 1965 में आज ही के दिन अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई में पहली बार बातचीत की गई थी। पृथ्वी से 100 मील ऊपर जिमिनी 5 अंतरिक्ष यान में बैठे गारन कूपर ने प्रशांत महासागर की सतह से 205 फीट नीचे सीलेव 2 में बैठे इक्वानॉट एम स्कॉट कारपेंटर के साथ बातचीत की थी। इसे अहम कदम माना गया है। पहली बार अमेरिका में पहाड़ की चोटी पर चलाई गई ट्रेन। 1866 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में पहाड़ पर ट्रेन चलाई गई थी। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट वॉशिंगटन के बेस पर काक ट्रेन चली थी। इस ट्रेन का आविष्कार सेल्वेस्टर मार्स ने किया था और इसे बनाने में लगभग आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए लगे थे और इनसे इसने पहाड़ों पर यातायात को सुगम बना दिया था। दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी में गिने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में आज ही इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना हॉकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे। 1928 में ओलंपिक में जगह बनाई। 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक के कुल 12 मैचों में से 37 गोल दागे। तीनों ओलंपिक में भारत को सोना दिलाने में भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। 1956 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। धरती पर ब्रह्मांड। न्यूयॉर्क में आर्टे हाउस गैलरी और नासा के सहयोग से आप देखिए विकसित प्रदर्शनी आप लोगों को देखने को मिल रही है। इम्यून सेल की मौजूदगी बताएगा फ्लू का लक्षण प्रकट होगा या नहीं। इम्यून सेल्स की कामकाजी विविधता लक्षण के प्रति देते हैं बेहतर सुरक्षा। दीर्घकालिक प्रतिक्रिया से भी जुड़ी होती है कोशिकाएं। टीकाकरण लक्षणों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। वजन घटाने वाले दवा से हार्ट फेल का जोखिम होता है कम। यह अनुसंधान कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वार को अमेरिका में मिल रही सराहना। कार्डियक अरेस्ट से पहले महिलाओं और पुरुषों में दिखते हैं अलग अलग लक्षण। महिलाओं में होती है सांस की तकलीफ तो पुरुषों के सीने में उभरता है तेज दर्द। द लेसेंट पत्रिका में विकासित हुआ शोध। लोगों की जान चली जाती है कार्डियक अरेस्ट से। 1672 व्यक्तियों में इसमें शामिल किया गया है जिन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया था। ये क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, धड़कन रुक जाती है और अंगों में खून का बहाव बंद हो जाता है। 42 साल बाद मां से मिला, अस्पताल से चोरी हुआ बेटा। अमेरिका के रहने वाले जिम्मी थेडेन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा।
ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेहनत आपको करनी है अब।